ओके, मैट्रिक्स चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें डे 1 क्लास में मैंने आपको बता दिया था। आई थिंक सब बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे। अब कुछ और भी मैट्रिक्स हैं, उसको मैं फटाफट एक बार रिवाइज कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। बस एग्जाम्पल लेके समझाएंगे बिकॉज इम्पॉर्टेंट है, इन सबका यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। जैसे बच्चे एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स की डिस्कस कर देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार में जैसे पहला आप देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स इसको बच्चों हम बोलते हैं विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। विकर्ण आव्यूह। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में कहता है ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे अवयव क्या हैं, जीरो होने चाहिए। A square matrix in which except diagonal elements remaining elements are zero। ऐसा कोई वर्ग आव्यूह जिसमें डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे अवयव शून्य हो। अब बात आती है, मान लीजिए हमने ये कह दिया आपके सामने, एक लिख रहा है मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, 33। अब बच्चे अक्सर डाउट करते हैं कि डायगोनल कौन सा है। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, रेक्टेंगल में ये भी डायगोनल होता है और ये भी होता है डायगोनल। लेकिन बच्चे यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे एक ही डायगोनल होता है जिसको हम मेन डायगोनल के नाम से जानते हैं। बच्चे वो आपके पास में डायगोनल ये है, ध्यान देना, इसी को बोला जाता है डायगोनल। और इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, मेन डायगोनल के नाम से जानते हैं इसको, मेन डायगोनल, जिसको हिंदी में मुख्य विकर्ण के नाम से जानते हैं। एक बार आप गौर करिए, मेन डायगोनल में जो भी एलिमेंट आप देख रहे हैं, देखिए जरा, जो भी एलिमेंट आप देख रहे होंगे वहां पे आपस में बराबर है, 1 1 2 2 3 3। मतलब डायगोनल के लिए आप ध्यान देंगे AIJ में ये डायगोनल तभी होगा जब बच्चे I इक्वल टू क्या हो, J हो। I इक्वल टू J अगर बराबर है तभी वो डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते हैं, कोई एक जीरो हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 7 3 माइनस का 10, बाकी बच्चे सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। यही हमारा डेफिनेशन होता है डायगोनल मैट्रिक्स की, समझा दिया है, बाकी आप खुद ही लिख सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर में डेफिनेशन पूछी जाती है। तो दूसरा देखिए स्केलर मैट्रिक्स। क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग जानते हैं अदिश आव्यूह के नाम से जानते हैं हिंदी में, अदिश आव्यूह। तो इसमें देखिएगा ऐसा कोई डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अदिश जो आपके पास आव्यूह है ये एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं। देखिए यहाँ क्या बराबर है, नहीं, यहाँ 7 3 माइनस 10 है। तो अगर इसका एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपस में बराबर रखना होगा आपको। अगर ये 10 बच्चे तो ये भी 10 होगा, तो ये भी 10 होगा। यहाँ पे जीरो, बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। बस डिफरेंस ये है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू ईच अदर। अगर डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हैं तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद देखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में इसका यूज करना पड़ेंगे, क्वेश्चन में करना पड़ता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चे ये भी अपने आप में एक टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स ही है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल एक्स में से एग्जाम्पल, ये भी अपने आप में एक डायगोनल एलिमेंट्स ही है। इसमें भी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 के बराबर होते हैं। वो बच्चे 1 के ही बराबर होंगे, तो यहाँ पे 1 1 आप ऐसे लिख लेंगे। बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं भाई, जीरो हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम तत्समक आव्यूह के नाम से जानते हैं हिंदी में, तत्समक आव्यूह। इकाई आव्यूह के नाम से भी इसको जाना जाता है, वो बात की बात है, लेकिन तत्समक आव्यूह अक्सर आप पहचान करिए, एग्जाम में तत्समक आव्यूह लिख करके आता है। ठीक है, इसमें एक अंतिम देखिए नल मैट्रिक्स। नल
मैट्रिक्स, ठीक है, जिसको हम लोग एक नाम से जानते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्य आव्यूह के नाम से जानते हैं बच्चे हिंदी में, शून्य आव्यूह के नाम से इसको जाना जाता है, शून्य आव्यूह। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, उसको हम शून्य आव्यूह के नाम से जानते हैं। ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या जीरो हो, उसको हम शून्य आव्यूह के नाम से जानते हैं। इतना ही इंपॉर्टेंट है तो खैर और भी मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, लेकिन वो उतना खैर इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन मान लीजिए आ गया तो करना ही पड़ेगा। एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके सामने होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये से दो टाइप का होता है, इट हैज़ टू टाइप्स। ये आपके सामने दो टाइप का होता है। एक होता है, इसको हिंदी में त्रिभुजीय आव्यूह के नाम से जानते हैं, त्रिभुजीय आव्यूह। देखिए आपको लिख लिख कैसे बताएं ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो इसमें दो टाइप का होता है। इसमें जो पहला हमारा टाइप है वो बच्चे होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। और से दूसरा होता है हमारा इसी में का, वो होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा सॉरी, यहाँ गलती लिखा गया है, ये चीजें आप समझ लीजिए, ये हमने ध्यान नहीं दिया बच्चे। इसको बोलते हैं ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह बोलते हैं, ठीक है, ऊपर। अब स्पेलिंग आप हिंदी में देख लीजिए। और बच्चे ये होता है कि होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, TRIANGULAR, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह के नाम से जानते हैं, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है। तो उल्टा समझिए आप, इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें बच्चे, ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हों, उल्टा होता है। ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, जैसे मैंने लिखा है 2, 3, 5, 7, 8, 9। बच्चे ये आपके पास क्या है बताओ? ये आपके पास डायगोनल है कि नहीं? इसमें नीचे के सभी एलिमेंट बच्चों क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ये हमारी पहचान है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। उल्टा समझिए, अगर अपर कहेगा तो नीचे के सारे एलिमेंट जीरो कर देंगे, अगर लोअर कहेगा तो ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो कर देंगे। नाम यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, -10, 3 और यहाँ पे 9, 8, 7 से ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो कर देंगे। मेन डायगोनल जो आपके पास है, अगर उसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो बच्चों आज का जो अगला हमारा कंसेप्ट है वो यही है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यूहों की समानता, दो आव्यूह में समानता कि दो आव्यूह किस प्रकार आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो उसमें होता है, अगर इसके लिखें सही बताएं तो दो मैट्रिक्स आप मान लीजिए, लेट टू मैट्रिसेस कैपिटल A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N एंड, अभी हिंदी में लिखा देंगे, कैपिटल B इक्वल टू BIJ, ऑर्डर आप कुछ भी मान सकते हैं, R क्रॉस S। इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स B, देन अच्छा दो हमने ये मैट्रिक्स है, हमने मान लिया मैट्रिक्स जो A है
वो ए आई जे एम क्रॉस एन है। मतलब मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है, जो क्रम है, वो एम क्रॉस एन है। मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो आर क्रॉस एस है। अगर दोनों मैट्रिक्स को आपस में बराबर होना है तो बच्चे इसके रोज के बराबर हो, दोनों में पंक्तियों की संख्या बराबर हो, देन बच्चे m इक्वल टू क्या हो, r हो, एंड n इक्वल टू क्या हो, s हो। मतलब दोनों मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी हम दो मैट्रिक्स को बराबर कर सकते हैं। हिंदी में लिख लीजिए, माना दो आव्यूह कैपिटल ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन लिखा है बोर्ड पे, एंड कैपिटल बी बराबर बी आई जे आर क्रॉस एस। आर क्रॉस एस। यदि आव्यूह ए बराबर आव्यूह बी, यदि आव्यूह ए बराबर आव्यूह बी, तो m बराबर r। m क्या बच्चे, इसको रो है, ये आपके पास बच्चे रोज है, रोज, इसको हिंदी बोलते हैं पंक्तियां। तो दोनों आप बच्चे पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, और ये बच्चे क्या है, कॉलम है, मतलब स्तंभों, कॉलम्स की संख्या बराबर हो, तभी हम दो मैट्रिक्स को आपस में बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x, y, z and w if it is given capital A is equal to capital B, where capital A is equal to x plus 3, 2y plus x, z minus 1, 4w minus 8, and capital B is equal to minus x minus 1, 0, 3, 2w। ये आपके सामने सवाल है। ओके, तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए अच्छे से। तो बच्चे क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन में जो आपके सामने गिवन है, वो a इक्वल टू क्या है बच्चों, b है। तो a लिख लो पहले, क्या है, x प्लस 3, 2y प्लस x, z माइनस 1, 4w माइनस का 8, बच्चे ये बराबर है b के माइनस x माइनस 1, 0, 3, और ये बच्चों है 2w है। अब देखिए ये क्या दोनों रियल में बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो बच्चों ये बताओ, इसमें दो रोज हैं और दो कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 2 है। इसमें देखिए दो रोज है और बच्चे दो कॉलम है, तो ये भी 2 क्रॉस 2। तो देखिए रोज के बराबर है, पंथ के बराबर है, और कॉलम के बराबर, तो ये बराबर है। और जो बच्चे ये बराबर है तो उसके संगत अवयव भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, संगत अवयव मतलब बच्चे ये जो आप देख रहे हैं, जो आपको ये दिख रहा होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। मतलब कॉलम के संगत कॉलम वाला अवयव बराबर होगा, कॉलम के संगत कॉलम वाला अवयव बराबर होगा। उसी का उल्टा बोल सकते हैं, पंथ के संगत पंथ के अवयव बराबर होंगे। तो आप देख लीजिए x प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस x माइनस 1। बच्चे x यहाँ ले आइए और 3 वहाँ भेज दीजिए आप, x यहाँ आएगा, 3 वहाँ जाएगा, तो x प्लस x और माइनस 1 माइनस का 3,
ये आ गया 2x आ गया माइनस का 4 और 2 2 जा 4, बच्चे x कितना आ रहा है आपके पास में माइनस का 2 आ रहा है। क्लियर है? आगे देखिए जब से z माइनस 1 है, z माइनस 1 इसके बराबर 3 गुना हो जाएगा, z माइनस 1 इक्वल टू 3, z क्या आएगा 3 प्लस 1, तो z आ जाएगा आपके सामने 4 आ जाएगा। तो ये इसके बराबर कर दीजिए, 2y प्लस एक्स किसके हो गया 0 के बराबर, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का x, 2y के बराबर देखो x के लिए निकाल चुके हैं, देखो वो आया था -2, तो यहाँ पे रख लेंगे -2, तो 2 से 2 कटेगा तो y कितना आएगा माइनस प्लस 1। क्लियर है भाई? अब बच्चे देखिए इसके बाद में w की ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा 4w माइनस का 8 इक्वल टू आ गया 2w, इसको यहाँ ले आओ 8 को वहाँ भेजो, तो 4w माइनस का 2w इक्वल टू क्या आ गया 8, 2w इक्वल टू आ गया 8 और 2 4 जा 8, w कितना आ गया 4। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन और देखिए इसी पैटर्न पर। क्वेश्चन आपके सामने ये है, इफ x माइनस वाई 2x माइनस वाई 2x माइनस x1 3x प्लस y1, अच्छा ये जो है ना वो इक्वल है -1 5 0 और 13 के बराबर है। The coordinates of points P and Q कैलकुलेटर में है R x, y and x1, y1 respectively, then find the length of PQ, then फाइंड PQ भी लिख सकते हैं, PQ के मान आपको बताना है। सवाल अच्छे से ध्यान दे लीजिए, आपके सामने यही सवाल है। ठीक है, तो इसमें बच्चों वही सेम बात है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा दीजिए, दो अवयवों की समानता का कंसेप्ट यूज करिए। ये भाई इसके बराबर है, ध्यान दीजिए सवाल में दिया गया है कि बच्चे ये जो है इसके बराबर है। तो संगत अवयव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे, तो लिख सकते हैं सो। इसलिए हिंदी में सवाल लिख लीजिए, यदि इतना बराबर इतना, लिख लीजिए हिंदी में, यदि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है और बिंदुओं P और Q के निर्देशांक क्रमशः x, y तथा x1, y1 है, उसे फिर से लिख लीजिए, यदि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, लिख लीजिए ऐसे, यदि मैट्रिक्स x माइनस y बराबर ये लिखे और बिंदुओं P और Q के निर्देशांक क्रमशः x, y और x1, y1 है, तो PQ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई सोल्यूशन, तुझे अगर बराबर दे तो x माइनस वाई जो होगा वो -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2x माइनस वाई जो होगा बच्चों वो 0 के बराबर हो जाएगा। बोलो भाई, क्या बात क्लियर है आपको? ये इसके इक्वल होगा -1 के, और बच्चे ये जो आप देख रहे हैं ये 0 बराबर हो जाएगा। स्तंभ के अवयव के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही 2x माइनस x1 किसके बराबर हो जाएगा 5, और बच्चे 3x प्लस y1 किसके बराबर हो जाएगा 13 के बराबर हो जाएगा।
समझिए जरा, इन दोनों को आपस में हल करिए। ये इन दोनों को इक्वेशन को हल करना है, इसमें से इसको घटा दीजिए, ये इसमें से कर दो माइनस, इसमें से ये कर दो माइनस, बच्चे 2x y में से माइनस का x माइनस वाई कर दीजिए और 0 माइनस 1 हो जाएगा। भाई इसमें से हम ये माइनस कर रहे हैं, तो ये हो गया 2x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, ये आ जाएगा -1। अब बच्चों 2x में से x गया तो x आएगा, y से y कट गया तो x कितना आ गया -1। अगर x -1 आ गया तो x का मान इन दोनों में किसी एक में रख लो तो y आ जाएगा, रख लो इसी में, रख लो x का मान इसी इक्वेशन में, तो रखो तो -1 माइनस वाई इक्वल टू हो गया -1। बच्चे -1 से -1 कैंसिल, तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 0। बोलो भाई, x का मान रखो -1, तो -1 और -1 आपस में हट जाएगा, तो y का मान 0 आ जाएगा। अगर ये आ चुका है तो इसके हिसाब से आप इसमें रख लीजिए। बच्चे x का मान कितना निकाले थे आप -1, रख लो -1 यहाँ पे, तो 2 इंटू -1 इस x का रखो -1 और माइनस का x1 बराबर आ जाएगा 5, x1 वहाँ भेज दो, 5 यहाँ ले आओ, तो आ गया -2 -5 बराबर कितना आ गया x1, तो x1 कितना आ गया माइनस का 7। ठीक, 3 x का मान रखो यहाँ भी, तो x का मान निकाल लिए हैं -1 प्लस y1 आ गया बच्चे 13 आ गया, तो y1 जाएगा 13 और -3 वहाँ जुड़ जाएगा +3, तो y कितना आ जाएगा 16। तो लिखेंगे सो या हेंस। जो बच्चे पॉइंट P है, पॉइंट P क्या दिया गया आपको सवाल में x, y, तो x, y, तो बच्चे यही पॉइंट P हमारा क्या आ जाएगा, x का मान आपके सामने -1 है, y का मान क्या है 0 है। जो बच्चों पॉइंट Q है वो क्या देगा सवाल में x1, y1, x1, y1। बच्चे इस हिसाब से x1 का मान रख लो जो कि आपके पास में -7 है, और y1 का मान क्या है भाई 16 है। क्लियर है? अब आपसे कह रहे हैं कि बताओ PQ का बताइए मान, तो बच्चे PQ का मान निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दीजिए, दूरी वाला सूत्र आप यूज कर दीजिए। इसलिए डिस्टेंस PQ का मान बच्चे फार्मूला होता है, आप जानते हैं क्या फार्मूला होता है, x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब देखिए कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि ये मान यूज करिए x1 y1 यहाँ यूज करिए, ऐसा नहीं है, इसका मान अलग है। हम इसके हिसाब से, आप इसके हिसाब से x1 y1 मानेंगे इसके हिसाब से। तो मान लीजिए ये जो आपके पास में है, ये आप जो देख रहे हैं इसको बच्चे क्या मान लीजिए x1 y1 का मान है, इसके हिसाब से मानेंगे। और जो आपके पास में ये है इसको हम क्या मान लेंगे, ये हमारा x2 और y2 का मान रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो PQ डिस्टेंस क्या आ जाएगा, √x1 कितना है -1, और बच्चे x2 कितना है -7 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू देख लो 0, और बच्चे y2 कितना है 16 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर रख लीजिए -7 का होल स्क्वायर, और यार 16 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 256 आता है, 16 इसका 256 होता है, तो -1 + 7 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 256। तो बच्चे इसी में आप जोड़ के आंसर ले आइए अपना जो भी है, इसी में जोड़ के आंसर ले आइए। तो √6 6 12 5 3 8 1 9 292 आएगा, बस 292 इसका आंसर होगा। हो सकता है इसको ब्रेक कर रहा हो, वो तो आंसर के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर ब्रेक करना पड़ेगा इसको। अब 292 को आप ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ करें कि ब्रेक हो जाए इसको, तो इसको हम क्या कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, आंसर इनका कुछ दूसरा आ रहा है, इनका आंसर है 4√5 आ रहा है, √80 थोड़ी आ जाएगा। हाँ, क्या कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या कैलकुलेशन में, चेक कर लेना, मिस्टेक कहीं हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
x1 माइनस x2 6 और y1 माइनस y2, तो y1 का मान सॉरी y1 का मान क्या है यार? नहीं ठीक है, हम तो इसके साथ यूज़ किए हैं ना, ठीक है हाँ नहीं, कैसे भी सॉल्व करो आंसर सेम आना चाहिए ना। इस इक्वेशन को अगर हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, क्या हमारी कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं हुई है। x माइनस वाई माइनस 1 है, एक बार सवाल चेक कर लेता हूँ। x माइनस वाई माइनस 1 5 0 13 है, ठीक है, सब कुछ सही लिखा है। तो x माइनस वाई माइनस 1 के बराबर हुआ लिखा है, 2x माइनस वाई 0 के बराबर हुआ। इन दोनों को आपस में सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ चुकी है। माइनस 1 0 तो ठीक है, और रखो यहाँ माइनस 1 यहाँ थोड़ा गलती हुई है हमें लगता है इन दोनों को सॉल्व करने में। जब इसमें चीज़ें घट रही थी तो बच्चे यहाँ +1 आएगा, बताया नहीं, तो यहाँ क्या है, यहाँ +1 आएगा, क्या आएगा +1। इसमें से 0 घट रहा है, वही चीज़ें गलती हुई है, तो x आ गया 1। अब सब कुछ मिस्टेक करना पड़ेगा, तो x हमारा आ चुका है 1, तो x का मान रखो इक्वेशन 1 में, तो 1 माइनस का y, ये आ गया -1। इसमें रखिए भाई, जो बच्ची x की वैल्यू है इधर इसी में रख दीजिए, इसी में, तो यहाँ से 1 + 1 आ गया y, तो y कितना आ गया हमारा 2 आ चुका है, ठीक है। तो x का मान रख लो, तो x का मान तो यहाँ सही रहा होगा, ये तो ठीक है ना, इसमें दिक्कत तो है नहीं, ये करेक्ट है। अच्छा हाँ, ये गलती है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा के फिर से एक बार करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है ना, इसको हटा के फिर से करते हैं कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान देना, इसी में वैल्यू रख लो भाई। तो 2 इंटू बच्चे x आ चुका है 1 माइनस का x1 ये आ चुका है 5, तो यहाँ पे जो x1 आ जाएगा और 2 माइनस 5, तो x1 कितना आ चुका है हमारा माइनस का 3, ठीक है। इसके बाद में अगली वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3x + y1 जो होगा वो 13 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो y1 13 माइनस क्या आ जाएगा 3x, 13 3 इंटू x कितना आया था हमारा 1, तो 13 माइनस 3 कितना आ गया ये 10। सो जो पॉइंट P था हमारा वो x, y था। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारी जो x की वैल्यू है वो 1 है, y कितना है 2 है। तो अच्छा पॉइंट Q था हमारा वो x1 y1 था, तो x1 का मान आपके पास में आ चुका है -3 और y1 का मान कितना आ चुका है 10, ठीक है भाई। अब आप इसमें अपना सवाल लगा लीजिए, अब आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर होगा, यहाँ भी होल स्क्वायर होगा। अब इस हिसाब से हम इसको जो मानेंगे हम लोग वो क्या मानेंगे, ये हमारा काम करेगा x1 y1 का, और ये काम करेगा हमारा किसका x2 y2 का काम करेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें गलती आ रही थी हम लोगों की, तो ये चीज़ें आप हटा दीजिए इसको, ठीक है। लगाइए फार्मूला, तो x1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर, y1 कितना है 2 और y2 10 का होल स्क्वायर आ चुका है, तो आएगा 1 + 3 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर, 1 + 3 4 16, ये आ जाएगा 64, कितना आ गया बच्चों √80। √80 को क्या लिखेंगे हम लोग 16 × 5 लिख सकते हैं, और तब बच्चे आंसर क्या आ जाएगा 4√5, ठीक है। ये सवाल था, मैं नोट कर लीजिए, दिस इज द आंसर, अच्छे से नोट करिए, कोई डाउट हो तो आप पूछिए। नीचे कर दें इसको थोड़ा सा, देखिए ये आपका सवाल है। तो वीडियो क्लोज करते हैं, बाकी क्लास कल होगी, ठीक है।